कोई नहीं कोई नहीं आपका अटेंडेंस चलेगा? क्या नाम है आपका? राकेश। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन कराया था और वो किस टॉपिक का था? इन्वेंट्री प्रॉब्लम का, है ना? तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। उसी में ही? हाँ, इन्वेंट्री का भी है। तो क्वेश्चन है एनएस ट्यूब्स लिमिटेड, ट्यूब्स एनएस ट्यूब्स लिमिटेड are manufacturer मैंने क्या किया था? मैं जब स्टार्ट की are manufacturers of picture tubes for टीवी में ना जो पिक्चर ट्यूब होती है उसी फॉर टीवी, फुल स्टॉप। अब इसके बाद लिखिए द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ दियर ऑपरेशन। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ दियर ऑपरेशन। अब इसके बाद जो है ऑफ दियर ऑपरेशन, अब कुछ ऑपरेशन है वो लिख लीजिए। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, और ये है 200 ट्यूब्स। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, RS 100 पर ऑर्डर। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट 20%, कॉस्ट ऑफ ट्यूब। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्यूब, ये है RS 500 पर ट्यूब, नॉर्मल यूसेज 100 ट्यूब्स पर वीक, ट्यूब्स पर वीक। नेक्स्ट है मिनिमम यूसेज, 50 ट्यूब्स पर
मैक्सिमम यूसेज 200 क्यूब्स केबी पर वीक और लीड टाइम टू सप्लाई, इसके नीचे एक और लिखना है। तो इसको जो है नीचे ऐड कर लेना तुम लोग हैं। तो लिखो लीड टाइम टू सप्लाई, और ये है 6 to 8 वीक्स। अब तुम लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो भी लिख लो। अब इसके कैलकुलेट ये नोट कर लिया? कैलकुलेट में फर्स्ट नंबर लिखिए EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक तो ये कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद जो है कॉमा करके लिखिए इफ द सप्लाई रेट willing to supply quarterly 1500 units at a discount of of 5%। अब वो ये क्वेश्चन में ये लिखा है इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग, तो फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया जो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, और लास्ट है रीऑर्डर लेवल। करनी है रोड। अब देखिए मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये हमने तुम लोगों को लास्ट क्लास में तो डिस्कस किए थे, लेकिन इसके फार्मूले नहीं दिखाई थे, है ना। तो आज सबसे पहले जो है फार्मूले थोड़े लिख लो, सॉल्यूशन करने से पहले कुछ फार्मूले लिख लीजिए। क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। तो फार्मूले ये जो है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए EOQ का तो लिखवा दिए थे, है ना।
तो फर्स्ट लिखिए मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू ब्रैकेट रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन, into minimum reorder period, minimum reorder period. ये तो मैक्सिमम लेवल के लिए हो गया। नेक्स्ट लिखिए मिनिमम लेवल, इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ consumption into reorder period, into period। ये मिनिमम लेवल का हो गया। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल के लिए और लिख लीजिए रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम यूसेज पर पीरियड, यूसेज पर पीरियड into maximum reorder period, into maximum ये तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में EOQ फाइंड आउट करना है ना, तो और EOQ के लिए फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स AD इंटू OC अपॉन CC है ना, करेक्ट। तो सबसे पहले फार्मूला EOQ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स AD इंटू OC अपॉन CC। तो सबसे पहले AD निकालते हैं, ठीक है। AD इक्वल टू, क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे जो है अब इसमें देखिए जो नॉर्मल यूसेज है, क्वेश्चन में देखिए जो नॉर्मल यूसेज जो गिवन है कितना है
100 ट्यूब्स पर वीक का। और लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, एडी क्या एनुअल डिमांड है। तो एनुअल का मतलब जो 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, है ना, तो 52 वीक होते हैं 1 ईयर में। तो ये कितना हो जाएगा, और पर वीक का इन्होंने दिया है तो 52 इंटू 100 हो जाएगा। तो वो लिख लीजिए, तो 52 इंटू 100 इंटू, और ये क्या लिख रहा है, ट्यूब्स, एनुअल डिमांड। अब इसके बाद कैरिंग कॉस्ट इन्होंने देखिए कितना गिवन है, 20%। और ये हमने किसकी तरह क्या बताया था, ये किसका होता है, कॉस्ट का 20%। और कॉस्ट कितनी है, ट्यूब की कॉस्ट कितनी है, 500 है पर ट्यूब, यही तो है। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा, 500 का 20% इक्वल टू, ये 100 आ गया। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो ऑलरेडी जो है गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 100 पर ऑर्डर। देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है। सर ये मंथली मार्केट डिमांड लिखा है, हमने उसको यूज क्यों नहीं कर रहा है पहले नंबर पे ऑर्डर कॉस्ट के ऊपर। एक्चुअली हमको जो है मंथली से डायरेक्ट ही एनुअल का निकाल लें, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 12 से मंथली एवरेज मंथली मार्केट डिमांड। जी। एक्चुअली क्या है ना, दोनों में डिफरेंस है। हमने कौन सा यूज किया है, नॉर्मल यूसेज। तो नॉर्मल यूसेज का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली जो हमको जो है कितने ट्यूब्स की जो है रिक्वायरमेंट है, और ये मंथली ये मार्केट डिमांड है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो तुम लोगों को कौन सा यूज करना है, जो नॉर्मली जो पर वीक डिमांड है। तो इसके लिए जो है वैल्यू पुट करो, फिर बताओ कितना आएगा। ये देखो अप्रॉक्स डिवाइस की वैल्यू जब तुम लोग पुट करोगे 102 अप्रॉक्स कितना आएगा, रेगुलर में कैलकुलेट करके। तो अप्रॉक्स जो है 102 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, अब इससे हम लोगों को कंपैरिजन भी करना है कि देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखा था, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट। अगर वो मतलब जो है 15 क्वार्टरली जो है 1500 यूनिट्स का अगर ऑर्डर करता है तो सप्लायर की तरफ से एक जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% का। तो ये मतलब हम लोग कंपेयर करेंगे कि भाई ये लिख रहा है कि इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग, क्या ये मतलब एक्सेप्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है कॉस्ट निकालते हैं। कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर जो ये कंपैरिजन के लिए जो है जो गिवन है तो उससे हम कंपेयर करेंगे। तो जिसमें कॉस्ट कम आएगी तो वही एक्सेप्ट कर लेंगे उसी को, ठीक है, क्योंकि हमको कॉस्ट भी तो मिनिमाइज करनी है। तो टोटल कॉस्ट भी निकालना हमने देखो लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताए थे, उसमें क्या क्या लेते हैं। हाँ, तो लिखिए टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो इसमें देखो 3 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन थे और तीनों को मैंने ऐड कर दिया था। तो फर्स्ट था एनुअल डिमांड एडी इंटू 500। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितना आया 5200। जब मल्टीप्लाई करोगे 5200 टू
क्योंकि ट्यूब की कॉस्ट कितनी है 500 है, तो पर ट्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 26 लाख, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालिए। इसके लिए क्या बताया था, एनुअल डिमांड इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट अपॉन ईओक्यू, ये तो था। तो पर ऑर्डर कॉस्ट अपॉन ईओक्यू, ईओक्यू वैल्यू पुट कर दीजिए। एनुअल डिमांड है और पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 100 है। देखिए उसमें क्वेश्चन में पर ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए सेकंड नंबर पे मेंशन है, आगे लिखा भी है पर ऑर्डर, तो वो होगी पर ऑर्डर कॉस्ट 100 अपॉन ईओक्यू। ईओक्यू कितना निकला था 102। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5098, इतना आ जाएगा। अब कैरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए। इसके लिए क्या फार्मूला बताए थे, ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। और ये कैरिंग कॉस्ट कौन वाली है जो हम लोग ऊपर निकाले थे, ये और अपॉन 2, तो ये जो है कितना आ जाएगा 102 into 100 अपॉन 2 इक्वल टू 5100। अब ये तीनों को ऐड कर लोगे तो ये टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो ये आएगा 26,10198, कितना आ जाएगा टोटल। तो एक तो जो है ये कॉस्ट जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाली ये। अब जो है सप्लायर की तरफ से जो ऑफर जो 5% का डिस्काउंट है उसके लिए देख लेते हैं कितनी कॉस्ट आती है। तो जो मिनिमम होगा तो वही एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो नोट कर लिए यहाँ तक। अब लिखिए एक लाइन लिखिए नाउ कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट, नाउ कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट if we are getting discount, if we are getting discount at the rate of 5%, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर वही तुम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जैसे अभी हम लोगों ने निकाली थी इसी टाइप निकालेंगे। डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो इसके लिए सबसे पहले तो वही फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और फर्स्ट में तो जो है कितना आएगा एनुअल डिमांड और इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। तो एनुअल डिमांड इनटू 500, तो ये तो उतना ही आएगा 26 लाख। और नेक्स्ट जो है अब इसके लिए देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये चेंज हो जाएगी क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है ईओक्यू पे।
वहां पे ईओक्यू कितना था 102 आया था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे ईओक्यू इन्होंने गिवन है कितना है 1500 यूनिट्स। तो अब ये इसमें हम लोग यूज करेंगे 1500, तो इंटू 100 अपॉन 1500। तो जब आप लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 346। और इसी टाइप से कैरिंग कॉस्ट, इसमें बस ईओक्यू चेंज हो जाएगा, बाकी वही डेटा रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईओक्यू है आपका 1500 इंटू 100 अपॉन 2, और ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 7500। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये तो पहले वाले का लिखा हुआ है। अब जब इसको ऐड करके हम यहां लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू 346 इतना आ गया टोटल कॉस्ट। लेकिन अब इसमें जो है, तो अगर 1500 के ऑर्डर पे 5% का डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट भी करना है, इसका 5% देख लेते हैं कितना आएगा, जितना आएगा तो इसमें से लेस कर देंगे। तो इसका 5% निकालेंगे इनटू 5/100 डिस्काउंट। हाँ, तो ये कितना आएगा तो इसको लेस कर देंगे, तो ये देखिए आ जाएगा 13,1337 और 67 इतना आ जाएगा इसका, इस अमाउंट का 5%। तो अब ये लेस जब करेंगे तब टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 267,534 6 माइनस 1337 और 67, तो ये आ जाएगा 2541,579, तो ये आ जाएगा। अब आप कंपेयर करिए कौन सी कॉस्ट कम है, ये वाली कम है, तो आप लोग लिख सकते हैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट। तो वही इन्होंने लिखा था इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग, तो क्योंकि इसमें जो है टोटल कॉस्ट कम आ रही है, तो फिर यही ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। कर लिए लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। और अब एक्चुअली देखो क्या है, अब जो मैक्सिमम लेवल को फाइंड करने के लिए हमको रीऑर्डर लेवल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट पॉइंट है रीऑर्डर लेवल, उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले वो लिख लो, reorder level equal to maximum usage per period, maximum usage per period। लिख लो maximum usage per period into maximum reorder period।
मैक्सिमम यूसेज पर पीरियड इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो क्या लिखा था इसमें, रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए मैक्सिमम यूसेज पर पीरियड और इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब इसमें देखो मैक्सिमम यूसेज देखिए गिवन है 200 लिखा है। हाँ, तो मैक्सिमम यूसेज तो आपका ये हो गया। और क्या दूसरा क्या था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये कितना है देखिए, इसमें जो लीड टाइम टू सप्लाई किया गिवन है ना सबसे नीचे 8 से 6। अब इसमें जो है 6 और 8 में मैक्सिमम कितना है 8। तो इसमें से जो है ये आपका जो मैक्सिमम इसमें होगा 6 और 8 में, वो आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं मिनिमम यूज करना होगा तो 6 यूज करेंगे, और अगर केवल कहीं पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम अगर लिखा होगा तब हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। सर इसमें सर वीक और क्वार्टरली का मतलब क्या है? वीक और क्वार्टरली का मतलब नहीं है, जो वैल्यू दी गई है आपको वीकली दी गई है, तो वीक के हिसाब से हमने टोटल क्लास निकाली हुई थी 26,10,198, और जो बाद में दिया गया है क्वार्टरली 1500, इसकी टोटल कॉस्ट आई है कम। सर इसमें अंतर नहीं होगा, वो वीकली दिया गया क्वार्टरली दिया गया, क्वार्टरली हिसाब से वैल्यू कम होगी टोटल कॉस्ट। एक्चुअली क्या था ना, हमने वीक को जब एनुअल डिमांड निकाली थी ना तो वो पूरा एनुअल निकाल लिए थे। क्वार्टरली निकाली तो टोटल कॉस्ट कम आएगी इसमें। सेकंड टाइम सीसी लेकर पहले जो वैल्यू दी गई वो दी थी सब में टोटल कॉस्ट निकाली, और उसके बाद जो डिस्काउंट दिया गया 5% ये दिया गया क्वार्टरली दिया गया। तो ये वाला ऑर्डर जो है ना ये क्वार्टरली के हिसाब से ही तो डिस्काउंट इसमें जो गिवन है ना 5% का। तो ये वाला जो ऑर्डर जो है क्वार्टरली लगाना होगा, वो वाला एनुअल। तो ये वाला कैलकुलेट करो, रीऑर्डर लेवल कितना आ जाएगा 200 इंटू ये कितना आ जाएगा 1600, इतना आ जाएगा। अब देखिए रीऑर्डर लेवल जब हम लोगों को, अब ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अब मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट करिए, फार्मूला आप लोगों के पास है, करिए कैलकुलेट। तो मैक्सिमम सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, ये जो मैक्सिमम लेवल का फार्मूला लिखवाए थे वो पहले लिखिए, और इसमें जो है रीऑर्डर लेवल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक पहला हाँ, लास्ट टाइम हमने आप लोगों को शायद जो है लिखवाए थे, वो पेज को जो है रीऑर्डर क्वांटिटी सर ये लिखवाया था हाँ, पढ़िए क्या लिखा है इसमें फॉर्मूला लिखे तो सब हेडिंग लिखवाए थे, आप देख लो। तो
आज हमने उसी का जो है तुम लोगों को फार्मूला लिखवा दिया है। तो कितना आया इसका, तो जो है 1600 आ गया। अब मैक्सिमम लेवल का फार्मूला लिखे। अब इसमें देखिए रीऑर्डर लेवल तो ऑलरेडी फाउंड आउट कर ली, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। और रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है बताओ, हमने लास्ट टाइम बताया ईओक्यू ही होता है। ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी बोथ आर सेम, तो वो भी आप लोग निकाल चुके हो। तो लेकिन यहाँ पे जो ईओक्यू हम लोग यूज करेंगे वो ऑफर वाला यूज नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? हमारे पास एक तो वो तो कंपैरिजन था, है ना, लेकिन हम लोग ईओक्यू कौन सा यूज करेंगे, जो हम लोग मेन क्वेश्चन से जो निकाले हैं 102। समझ रहे हो ना? जो इस डेटा के लिए जो हम लोग जो है इस क्वेश्चन के डेटा के लिए जो ईओक्यू निकाले हैं वो यूज करेंगे, क्योंकि हम ये वाला डेटा यूज कर रहे हैं ना। तो और क्या चाहिए, मिनिमम कंजम्पशन। तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है, मिनिमम यूसेज कितना है 50 है ना। तो ये आपका जो मिनिमम कंजम्पशन हो जाएगा। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, ये जो लीड टाइम से जो मैंने आपको बताया था तो वो 6 हो जाएगा। कितना 1402 करेक्ट। तो ये आपका आ गया मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल के बाद आप लोगों को निकालना होगा, हाँ इसका भी फार्मूला लिखिए पहले। तो ये क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड। अब देखिए आपने जो है जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन, मतलब मैक्सिमम यूसेज और मिनिमम यूसेज। अब यहाँ पे इसमें क्या यूज करना है, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। तो दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। तो मतलब मैक्सिमम कितना है 200 प्लस 50 बाई 2, तो 125 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड। और रीऑर्डर पीरियड कितना है 7 करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम मिनिमम कुछ मेंशन नहीं है, दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 7। तो कैलकुलेट करके बताइए कितना आ गया 725 करेक्ट। ऐसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए क्विंग थ्योरी। अब देखिए जो क्विंग जो वर्ड है ये क्वी से बना है, और डेली लाइफ में आपने तो कई जगह देखा होगा कि क्यू बनते हुए तो बहुत देखा हुआ है ना। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर पे भी क्यू बनती है ना। और भी कई जगह हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। आजकल तो जो है अच्छे अच्छे जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उसमें भी लाइन में हम लोगों को लगना पड़ता है ना। तो अब इसका जो बेसिक
जो है तो इसमें जो है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सर ये केनी का मतलब क्या है? तो अभी ये बता दे रहे हैं। तो इसका मेन जो है क्यू से इसका जो मतलब है तो टाइम होती है। तो इसमें लिखिए क्विंग थ्योरी में लिखिए एक लाइन लिखिए द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स of Queen theory, the two important parts of Queen theory upon which the whole concept is based on. Upon which the whole concept is based on. अब इसमें जो है The whole concept based on इस टाइप based on. based अब दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन कौन से हैं देखिए, एक तो हो गया कस्टमर, ठीक है, तो इसमें लिखिए फर्स्ट लिखिए कस्टमर, और दूसरा क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर होगा। सर्विस प्रोवाइडर, तो कहने का मतलब है एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और बाकी जो कस्टमर होते हैं वो क्यू में होते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड है, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि अराइवल रेट है, ठीक है, कि अराइवल रेट का मतलब क्या हो गया, कस्टमर मतलब जो है क्यू में किस रेट से आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक होता है सर्विस रेट होता है। सर्विस रेट क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किस रेट से कस्टमर को सर्विस दे पा रहा है ना। और इसी टाइप से जो है एक होता है एवरेज अराइवल रेट। एवरेज अराइवल रेट का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग टू गेट सर्विस विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि मान लो जो है मतलब सर्विस प्रोवाइडर का भी तो एक टाइम होता है ना, उसका वर्किंग आवर होता है ना, जो गिवन पीरियड में उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर कितने आ रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो है एक होता है एवरेज सर्विस रेट। इसका क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट आर सर्व्ड विद इन गिवन टाइम ऑफ पीरियड। तो इनकी डेफिनेशन लिख लो। तो सबसे पहले लिखिए अराइवल रेट। अराइवल रेट और अराइवल रेट को कैपिटल
लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसमें लिखिए द रेट, कैपिटल लेटर। हाँ, इसमें लिखिए द रेट एट विच customers are coming, customers are coming, customers are coming to get the service, to get the services. लिख लिए, टू गेट द सर्विसेज। नेक्स्ट लिखिए, ये तो अराइवल रेट हो गया, अब लिखिए एवरेज अराइवल रेट, एवरेज अराइवल रेट। तो इसमें लिखिए नंबर ऑफ कस्टमर्स, कमिंग टू गेट सर्विसेज, within given period of time, फुल स्टॉप। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए सर्विस रेट, सर्विस रेट, और इसको जो है न्यू से डिनोट करते हैं। एवरेज अराइवल रेट का कोई नोटेशन उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। नहीं सर, एवरेज नहीं, उसका अभी कोई नोटेशन नहीं है। इन्हीं एक्चुअली क्या है ना, लैम्डा मीन से ये निकलता है, एवरेज अराइवल रेट और ये एवरेज सर्विस रेट। सर्विस रेट तो हाँ, सर्विस रेट को मीम से डिनोट करते हैं। तो इसमें लिखिए द रेट एट विच कस्टमर्स आर सर्व्ड, by the service provider, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एवरेज सर्विस रेट, और इसमें भी 2 लाइन लिख लीजिए। स्वैप कर लीजिए, हेडिंग लिखे, इसमें लिखिए नंबर ऑफ कस्टमर्स that are served within given time period,
विद इन गिवन टाइम पीरियड। अब हेडिंग लिखिए यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन और इसको जो है यूटिलाइजेशन, इसको इंटेंसिटी रेट भी बोलते हैं इन अदर वर्ड में। तो और इसका जो है स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। अब यूटिलाइजेशन रेट होता क्या है, इसका मतलब होता है हाउ मच ऑफ द कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, इसका हाउ मच ऑफ द कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड। How much of the capacity is utilized? तो अब इसके बाद जो है इसमें भी जो है बहुत सारे फार्मूले हैं। तो सबसे पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो वो पहले हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। जैसे कि अराइवल रेट है, अराइवल रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अब एक एग्जाम्पल आप लोग जो है इसको जरा सुनना। एग्जाम्पल ये है कि कस्टमर्स आर अराइविंग एट एवरी 6 मिनट। ठीक है, कस्टमर्स आर अराइविंग एट एवरी 6 मिनट और कैलकुलेट करना है एवरेज अराइवल रेट व्हेन गिवन टाइम पीरियड इज 1 आवर। ठीक है, मतलब कि 1 आवर में एवरेज अराइवल रेट कैलकुलेट करना है। और कस्टमर्स अराइविंग एट एवरी 6 मिनट, मतलब हर 6 मिनट में एक कस्टमर आता है काउंटर पे। मान लो कोई सर्विस प्रोवाइडर के पास हर 6 मिनट में एक कस्टमर आता है। सपोज करो हर 6 मिनट में एक कस्टमर आया। ठीक, और तुम लोगों को अराइवल वो क्या कैलकुलेट करना है? अराइवल रेट। और कितने में? व्हेन गिवन टाइम पीरियड इज, मतलब 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट में कैलकुलेट करना है। तो अब 60 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे? 6 मिनट में एक आ रहा है, तो ये तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60, तो x इक्वल टू 10। तो मतलब जो है 60 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे? 10। तो इस टाइप से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी टाइप से जो है अगर मान लो 1 आवर की 30 मिनट का कैलकुलेट करना हो तो 60 की 30 आ जाएगा। और सेम टू सेम इसी टाइप से अराइवल रेट की जगह सर्विस प्रोवाइडर के लिए कि मतलब जो है कि वो उसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे कि वो कि कितने मिनट में कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है ना। तो
तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि द सर्विस प्रोवाइडर टेक्स 5 मिनट टू सर्व देयर, मतलब कि जो है जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे क्यू में जो है कस्टमर लगे हुए हैं, तो एक कस्टमर के लिए वो कितने मिनट लेता है? 5 मिनट, मतलब उसको सर्विस देने के लिए 5 मिनट लेता है। ठीक है, तो अब अगर जैसे हम आप लोगों से कहें कि 60 मिनट में वो कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, तो 5 मिनट के लिए हो गया 1 और 60 मिनट के लिए ये निकालना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5x = 60 और x = कितना आ जाएगा? ये इस टाइप से यूटिलाइजेशन रेट बताई दिए हैं। अब इसमें भी बहुत सारे ढेर सारे फार्मूले हैं, तो और सिंबल्स भी बहुत सारे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है जो सिंबल है तो वो लिख लो, जो स्मॉल एन जो है ये है नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, स्मॉल एन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। So small n is the number of customers in the system, और लैम्डा और म्यू तो लैम्डा इन अदर वर्ड में लैम्डा को जो लैम्डा हम लोगों ने अराइवल रेट का नोटेशन दिए थे, और जो लैम्डा है ये हमेशा नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, उसमें काउंट करेंगे। तो लैम्डा के लिए चाहो तो लिख लो, इस टाइप से लिख लो लैम्डा, और म्यू के लिए लिख लो दोनों पर यूनिट टाइम के लिए। तो वैसे ये है क्या, अराइवल रेट है, और अराइवल रेट के आगे ब्रैकेट में लिख लो, यहां पे लिख लो अराइवल रेट, और ब्रैकेट में लिखिए नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितने कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है, नंबर
ऑफ अराइवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। इसी टाइप से म्यू के लिए लिख लीजिए सर्विस रेट है ये। क्या लिखना है सर लैम्डा के लिए? लैम्डा के लिए ये अराइवल रेट तो लिख ही लिए होंगे। जी। इसके बाद ब्रैकेट में लिखिए नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। अब इसी टाइप से न्यू के लिए लिखिए, ये क्या है? सर्विस रेट है। सर्विस रेट पर बिजी सर्वर। सर्वर यहाँ पे क्या है? जो सर्विस प्रोवाइडर है वही तो सर्वर का काम कर रहा है। तो सर्विस रेट पर बिजी सर्वर। और इसके में आगे ब्रैकेट में लिखिए इसके लिए लिखिए नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब सर्वर जो है पर यूनिट टाइम में कितने कस्टमर को सर्व कर रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, और रो के लिए तो रो क्या था? यूटिलाइजेशन रेट था, ठीक है। और इन अदर वर्ड में इसको ट्रैफिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी। और इसका फार्मूला वही है कि रो इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। अब इसके बाद कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है वो भी लिख लो, जैसे कि जो है एल क्यू, ये लिखिए एल क्यू। अब देखिए हम एल क्यू है, एल एस है, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। पहले एल क्यू के लिए लिखेंगे एल क्यू ये है क्या। एल क्यू जो भी हम जब क्यू जैसे सफिक्स में क्यू अगर लगा है तो वो हमेशा क्यू के लिए है, ठीक है। और जो अगर एस लगा है तो मतलब पूरे सिस्टम के लिए है, ठीक है। तो एल क्यू का मतलब है सर क्यों लगा है तो किसके लिए? क्यू के लिए, मतलब जो लाइन होती है ना। तो एल क्यू में लिखिए क्या है सर? एल क्यू, हाँ वही लिखवा रहे हैं, लिखिए एक्सपेक्टेड, हाँ एक्सपेक्टेड, और ब्रैकेट में लिख लीजिए एवरेज। ब्रैकेट में एवरेज लिख लिए। तो अब इसके आगे लिखिए नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्वी, क्यू यू ई और क्यू। तो अब इसका जो फार्मूला है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, एल क्यू निकालने के लिए तो लिखिए एल क्यू इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में फिर से लिख लीजिए एल क्यू इक्वल टू एल एस, ये वाला एल एस लिखना जो ये लिखा है, एल क्यू इक्वल टू एल एस माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, मतलब इंटेंसिटी रेट या फिर यूटिलाइजेशन रेट। अब एल एस के लिए लिखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हम एल क्यू निकाल कब पाएंगे जब हमको एल एस की वैल्यू, हाँ। तो अब एल एस के लिए लिखिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। अब जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो है जो कस्टमर जो है, देखिए क्वी में कुछ कस्टमर तो वेटिंग में होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है ऑलरेडी सर्विस ले चुके होते हैं, ठीक है, तो वो दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो वेटिंग प्लस बीइंग सर्व, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, सिस्टम के आगे ब्रैकेट में लिख लो वेटिंग प्लस बीइंग सर्व, मतलब जो सर्विस ले चुके हैं वो प्लस जो लोग वेटिंग में हैं। वेटिंग प्लस बीइंग सर्व, बीइंग सर्व। अब इसका जो फार्मूला लिख लो, LS इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, यूटिलाइजेशन रेट अपॉन 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। और इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, म्यू माइनस लैम्डा, ये फार्मूला हो गया आपका LS का। अब ये जब LS का, जब ये LS की वैल्यू जब आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तब आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, वो भी लिख लो, LQ इक्वल टू ये आएगा लैम्डा अपॉन म्यू, लिखिए इसी के आगे लिखिए लैम्डा अपॉन म्यू इंटू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, इतना आएगा। कर लिए नोट। अब कुछ अदर टर्मिनोलॉजी हैं वो भी लिख लो। एक तो है WS और WQ। तो जैसे W के सफिक्स में एक बार सिस्टम के लिए लिख लो और एक बार लिख लेना Q के लिए। सबसे पहले WS के लिए लिखिए, इसमें लिखिए एक्सपेक्टेड टाइम ए कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। ये क्या है? एक्सपेक्टेड टाइम। WS को क्या डिनोट करता है? एक्सपेक्टेड टाइम ए कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, मतलब एक कस्टमर के द्वारा सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है, वही तो है। तो इसमें लिखे एक्सपेक्टेड टाइम ए कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? वेटिंग प्लस बीइंग सर्व्ड। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो भी लिख लो, WS इक्वल टू LS अपॉन लैम्डा इक्वल टू LS अपॉन लैम्डा। तो जब इसको LS की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, इसलिए 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। इसी टाइप से जो है WQ के लिए लिख लीजिए एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम अब ये केवल जो है ये किसके लिए है? केवल Q के लिए, V के लिए। तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन द
लिखा क्वी, कि मतलब जो है कि एक कस्टमर को क्वी में कितना वेट करना पड़ रहा है, क्यों, यही तो है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। तो क्या अभी क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ अब एक क्वेश्चन लिखिए। W का फार्मूला नहीं लिखा सर। अच्छा ये अभी छूट गया। फार्मूला नहीं लिखा। अच्छा इसका भी केवल आगे एक लाइन लिखे हो गया ना। हाँ ओके तो W की एक लिए लिखी गई है WS माइनस 1 अपॉन म्यू, WS माइनस 1 अपॉन म्यू। और इसको देखो जब कैलकुलेट आप लोग करेंगे WS की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको कैलकुलेट करके ये आएगा लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस। अब लिखिए क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो जाते बड़े हैं सर, इसका अभी पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन तो लिख ही लीजिए। हाँ क्वेश्चन तो इसमें लिखिए ए सेल्फ सर्विस स्टोर, ए सेल्फ सर्विस स्टोर SELF, सेल्फ सर्विस स्टोर employs one cashier, CASHIER, employs one cashier at its counter, full stop। अब इसके बाद लिखिए 9 customers arrive on an average, 9 customers arrive on an average every 5 minutes, every 5 minutes, while the cashier can serve, while WHILE, while the cashier can serve 10 customers, 10 customers in 5 minutes, in 5 minutes, full stop। अब इसके बाद लिखिए assuming Poisson distribution for arrival rate and exponential distribution for
और सर्विस टाइम, और सर्विस टाइम, और सर्विस टाइम। फाइंड, फाइंड, फाइंड के बाद इस टाइप से लिख लेना 1 2। फर्स्ट पहले लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। अब नेक्स्ट लिखिए एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्वी, इन द क्वी। नेक्स्ट लिखिए एवरेज टाइम, एवरेज टाइम ए कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, एवरेज टाइम ए कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए एवरेज टाइम, एवरेज टाइम ए कस्टमर वेट, ए कस्टमर वेट बिफोर बीइंग सर्व। बिफोर बीइंग सर्व का मतलब क्यू के लिए, बी के लिए हो गया क्यों? एवरेज टाइम ए कस्टमर वेट बिफोर बीइंग सर्व। तो देखिए अब आज आप लोग जो है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, फार्मूले सारे हैं आपके पास, ठीक है, और इसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और 100% आप लोग कोशिश करेंगे इसको हाँ करने की, ठीक है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं।